Today we are going to do process management in operating system. So जैसे कि हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्रोसेसेस को मैनेज करना. सो प्रोसेस क्या होता है? जो आपका अंडर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम होता है, दैट इज सेड टू बी अ प्रोसेस. सो अ प्रोसेस कैन बी थॉट ऑफ एज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, सिंपल वर्ड्स में, राइट? अब इसमें क्या है कि जब आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हो, उसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जैसे कि उसको सीपीयू टाइम चाहिए होगा, रैम में स्पेस चाहिए होगा, हो सकता है उसको कोई सेकेंडरी मेमोरी में फाइल्स क्रिएट करनी हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस चाहिए होगा. सो ये सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करना, मेंटेन करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. So a process is the unit of work in most systems. System consists of a collection of processes. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? उनको एग्जीक्यूट करना, उनको मैनेज करना. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का आ जाता है, वो होता है हमारा प्रोसेस शेड्यूलिंग. ठीक है. सो प्रोसेसेस क्या होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो आप ऑब्वियसली यहाँ से लर्न कर सकते हो. ठीक है. सो प्रोसेस का कंसेप्ट आपको पता चल गया कि प्रोसेस क्या होता है. प्रोसेस की हम अभी जो बात करेंगे वो है शेड्यूलिंग के बारे में. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेड्यूलिंग, बट बिफोर दैट आपको प्रोसेस का जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, प्रोसेस का लाइफ साइकिल कह लो, या प्रोसेस किस स्टेजेस से गुजरता है अपने पूरे क्रिएशन और एग्जीक्यूशन में, जैसे प्रोसेस स्टेट भी कह सकते हैं. तो उसमें क्या क्या स्टेट्स हो सकती है? एक प्रोसेस की स्टेट हो सकती है न्यू, कि प्रोसेस अभी सिर्फ क्रिएट ही हुआ है, आपने प्रोग्राम बनाया है, अभी सेव कर दिया, उसके बाद आप उसको रन कर रहे हो. सो इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, मतलब वो रन कर रहा है. वेटिंग का मतलब है कि अब कोई इवेंट हो गया, उसको इनपुट आउटपुट चाहिए, जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं सी लैंग्वेज में या पाइथन में, है ना? वहां पर मैसेज आता है एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल. तो मेरे प्रोग्राम में मैंने ये मैसेज प्रिंट कराया है, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल. उसके बाद स्कैनफ या इनपुट कमांड है, जो कि वेट करेगी कि यूजर एक नंबर एंटर करे. जब तक यूजर नंबर एंटर नहीं करेगा, मेरा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, है ना? सो यूजर नीड्स टू एंटर समथिंग. यूजर एंटर करेगा तो ही तो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होगा, तो तब तक उसको रहना पड़ता है वेटिंग स्टेट में. ठीक है. फिर आपके पास एक स्टेट होती है रेडी, कि प्रोग्राम तो रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन प्रोसेसर अभी बिजी है. सो प्रोसेसर इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर. देन यू हैव टर्मिनेटेड. जब काम खत्म हो गया, एग्जीक्यूशन फिनिश हो गई, तो उसे हम कहते हैं प्रोसेस टर्मिनेटेड. और ये सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस स्टोर होती है एक स्पेशल ब्लॉक में, जिसे कहते हैं पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. ठीक है. सो टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी आप उसको कह सकते हो. सो इस पे भी आज 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है. सो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. द डायग्राम ऑफ प्रोसेस स्टेट. इस डायग्राम को आप खुद से बना के देखो, एंड यू शुड रिमेम्बर दिस टू मेक इट नीट एंड क्लीन एंड लेबल डायग्राम. कि एक प्रोसेस जो है वो मेरे पास न्यू स्टेट में है. न्यू से वो किस में जाता है? कि रेडी. ठीक है, प्रोग्राम बन गया, अब वो रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए. रेडी से वो जा सकता है रनिंग में, रनिंग से वापस आ सकता है रेडी में ड्यू टू सम इंटरप्ट, है ना? और या तो खत्म हो जाएगी एग्जीक्यूशन, तो एग्जिट हो जाएगा. रनिंग से वो वेटिंग में जाएगा, वेटिंग से फिर वो रेडी में जाएगा, रेडी से फिर दोबारा रनिंग में जाएगा. ठीक है. सो रनिंग से वेटिंग में कब जाता है? जब इनपुट आउटपुट या इवेंट की वेट करनी होती है. जब वो इनपुट आउटपुट और इवेंट कंप्लीट हो जाता है, तो वो वेटिंग से वापस रेडी में चला जाता है. और रनिंग से रेडी में डायरेक्ट क्यों जाएगा? बिकॉज ऑफ एन इंटरप्ट. मतलब प्रोसेसर के पास कोई और इंपॉर्टेंट काम आ गया, और हाई प्रायोरिटी की जॉब आ गई, तो उसको जो करंट एग्जीक्यूशन है उसको रोकना पड़ेगा, और जो अभी रिक्वेस्ट आई है उसको देखना पड़ेगा. सो उसे कहते हैं इंटरप्ट, जब हम उसको बीच में रोक रहे हैं. ठीक है. सो प्रोसेस स्टेट क्या है? द स्टेट में बी न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, हॉल्टेड एंड सो ऑन. ये सब पीसीबी में स्टोर हो रहा है. ये सारी जो चीजें लिखी हुई हैं, दीज ऑल आर स्टोर्ड इन योर पीसीबी. सो प्रोसेस स्टेट उसमें स्टोर होगी पीसीबी में. द स्टेट में बी न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, हॉल्टेड एंड सो ऑन. प्रोग्राम काउंटर. द काउंटर इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. ये हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा है ना? कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? वो रजिस्टर जो कि ये बताता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी. सो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. अलोंग विद दैट, जो सीपीयू रजिस्टर्स है, जैसे हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास आपके एक्यूमुलेटर होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होगा, डेटा रजिस्टर होगा, उसके अलावा आपका सिस्टम के अंदर स्टैक्स हो सकते हैं, इंडेक्स रजिस्टर हो सकते हैं. तो जो भी प्रोसेसर के नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, उन सब की करंट स्टेट, उन सब की करंट वैल्यू क्या है, वो भी पीसीबी में स्टोर होती है. ठीक है. सो द रजिस्टर्स वेरी इन नंबर एंड टाइप डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर.
दे इंक्लूड एक्यूमुलेटर, इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, जनरल पर्पस रजिस्टर, प्लस कोई और भी हो, तो वो सबकी स्टेट वो स्टोर करेगा. Then it will also store CPU scheduling information. So what is CPU scheduling information? कि आपकी क्यू में कितने और प्रोसेसेस हैं, कौन सा एल्गोरिथम यूज हो रहा है, so उसकी प्रायोरिटी अगर है तो उसकी प्रायोरिटी क्या है, so that all is stored over here. Then you have memory management information. So this information may include such items as the value of the base and limit registers and the page tables. ये आप समझोगे जब आप वर्चुअल मेमोरी वाले कंसेप्ट पढ़ लोगे इस लेक्चर में, कि रैम को हम कैसे एक्सेस करते हैं वर्चुअल मेमोरी में, उसमें ये पेजिंग एंड ऑल आता है. सो इफ यू नो दैट कंसेप्ट ऑफ पेजिंग, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है. बट बेसिकली ये आपके रैम के कौन सी जगह को आप एक्सेस कर सकते हो, कौन सी जगह को एक्सेस नहीं कर सकते हो, वो स्टोर करता है. ये डायग्राम अगेन, जब भी आपको थ्योरी में ये क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप डायग्राम्स बनाएंगे. ठीक है, प्रोसेस स्टेट के ऊपर आता है तो ऊपर वाला डायग्राम आपको बनाना है. पीसीबी के ऊपर आ जाता है नोट लिखने के लिए कि पीसीबी को एक्सप्लेन करो, तो आप ये पॉइंट्स तो एक्सप्लेन करोगे ही, उसके साथ साथ मेक श्योर यू मेक दिस बॉक्स एंड यू शो इट लाइक दिस कि प्रोसेस स्टेट होता है, प्रोसेस नंबर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर्स हैं, मेमोरी लिमिट्स हैं, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स एंड कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हो सकती है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. ठीक है, सो ये सेम चीज आपका पूरा प्रोसीजर यहाँ पर एक्सप्लेन है. डायग्राम शोइंग सीपीयू स्विच फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस. स्विच का क्या मतलब होता है कि एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट करना, कि वो एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, अब उसको उस प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे शिफ्ट करना है. ठीक है, सो व्हेन इट शिफ्ट्स फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, हाउ डज इट वर्क? अभी देखो आपका प्रोसेस P0 है जो एग्जीक्यूट हो रहा है. सो प्रोसेस P0 इज एग्जीक्यूटिंग. यहां से हमें प्रोसेस P1 पे जाना है, तो वो क्या करेगा? वो इसकी जो डिटेल्स है, इंटरप्ट या सिस्टम कॉल आई, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसका जो करंट स्टेट है उसको सेव कर दिया पीसीबी 0 में. ठीक है, तो उसने जो भी इसकी प्रोसेस स्टेट थी, प्रोग्राम काउंटर था, रजिस्टर्स थे, व्हाटएवर इट वाज, वो सारी जो भी करंट स्टेट थी वो चली गई हमारी इसके अंदर. ठीक है, सो पीसीबी 0 के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे स्टोर हो गई. अब एग्जीक्यूट कौन सा करना है? प्रोसेस P1. तो इसकी जो डिटेल्स हमारे पास पड़ी थी ऑलरेडी, उसको हमने लोड कर लिया ऑपरेटिंग सिस्टम में. तो अब रीलोड स्टेट फ्रॉम पीसीबी 1. तो पीसीबी 1 के जो रजिस्टर्स की वैल्यू थी, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू थी, वोटेवर, वो लोड होकर आ गई मेमोरी में. तो अब एग्जीक्यूट होना कौन सा शुरू हो गया? ये. ठीक है, इतने टाइम तक ये आइडल रहेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो ये एग्जीक्यूट हो रहा था जब कंटेक्स्ट स्विच स्टार्ट हुआ. क्या स्टार्ट हुआ? कंटेक्स्ट स्विच. ठीक है, मतलब एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस पे जाने का प्रोसीजर. सो जब एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस पे जाने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, तो जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका पीसीबी मेमोरी में अपडेट होता है, जिस पे जाना है उसका पीसीबी लोड होता है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है. जब उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी तो उसका वापस स्टेट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि खत्म हो गया हो, मे बी वो बाद में कंटिन्यू करे. तो व्हाटएवर इज द स्टेट दैट इज स्टोर्ड इन पीसीबी 1, वापस पीसीबी 0 को वो वापस से लोड कर लेता है और वापस आपका पीसीबी 0 एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज हाउ कंटेक्स्ट स्विच वर्क्स. तो वो पीसीबीज को एक्सचेंज करके ही आपका काम करता है. ठीक है, इसमें पीसीबी के अंदर ही ये चीजें भी स्टोर होती हैं, जैसे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो गई, कि उसको कितना देर सीपीयू चाहिए, कितनी देर उसको कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, एंड सो ऑन. एंड सेम वे इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन की कितनी फाइल्स ओपन है एंड ऑल. सो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड इनपुट आउटपुट स्टेट इंफॉर्मेशन यू हैव टू राइट विद दीज पॉइंट्स ओनली. सो पीसीबी के अंदर आपके पास प्रोसेस स्टेट 1, प्रोग्राम काउंटर 2. ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में लिखोगे, सो दिस 4, 5, and then you have these 2 points here, which is 6 and 7, right? ठीक है, so that is what we call process, PCB and everything. Then इसके बाद आपके पास एक term आ जाती है thread. The process model discussed so far has implied that a process is a program that performs a single thread of execution. तो इसमें हम हर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम को थ्रेड भी कह सकते हैं. सो हर प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है दैट इज अ थ्रेड. ठीक है, आगे जाके हम मल्टी थ्रेडिंग भी पढ़ेंगे कि एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेसेस को कैसे रन करना है. सो दैट वुड बी कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग. ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आपके पास जो प्रोसेस की डेफिनेशन है, इसमें हमने डिस्कस कर ही लिया कि पीसीबी इज योर
प्रोग्राम कंट्रोल बॉक्स जो कि सब कुछ स्टोर करता है, ठीक है। एंड इसके अंदर प्रोग्राम काउंटर होता है। स्टैक क्या होता है? अगेन स्टैक वी हैव डिस्कस्ड इन आर्किटेक्चर आल्सो, वी हैव डिस्कस्ड इट इन कोडिंग आल्सो। तो स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास इंसर्शन हमेशा टॉप पे होती है, डिलीशन भी हमेशा टॉप से होती है, ठीक है। तो जो डेटा आपका प्रोसेस मेंटेन करेगा उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इंटीजर फ्लोट टाइप का डेटा भी हो सकता है। स्टैक है जिसमें आपका डेटा स्टोर करोगे इन सच अ वे कि टॉप पे इंसर्ट होगा, टॉप से डिलीट होगा। एंड एक होता है हीप। हीप दो तरह के होते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप। जनरली मेमोरी एलोकेशन में मैक्स हीप यूज होता है कि सबसे बड़ा मेमोरी चंक जो होता है वो रूट पे होता है, फिर उससे छोटे मेमोरी चंक्स उससे नीचे होते हैं। तो जब भी मेमोरी एलोकेट होनी होती है तो हम सबसे बड़े मेमोरी चंक्स में से मेमोरी एलोकेट करते हैं, जो मेमोरी बच जाती है उसको वापस इसमें ऐड कर देते हैं। बस इतना पता होना चाहिए आपको कि हीप इज यूज्ड फॉर एलोकेटिंग मेमोरी। तो हीप का यूज कहाँ पर है? इन एलोकेशन ऑफ मेमोरी। एग्जैक्टली कैसे काम करता है वो जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्टैक भी पूरा तभी समझ आता है जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, बट यू शुड बी फेमिलियर विद दीज टर्म्स। सो ये तो हो गया बेसिक बेसिक टर्म्स अबाउट दी प्रोसेस, कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस स्टेट्स कौन सी हैं, उनके डायग्राम्स, पीसीबी में क्या क्या स्टोर होता है उसका डायग्राम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है प्रोसेस शेड्यूलिंग। कि भाई आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो क्यू में है, सीपीयू किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेगा, किसको बाद में एग्जीक्यूट करेगा, वो सब जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना है। सो इस तरह से क्यूज बनती हैं। देखो हर किसी की अपनी क्यू है। आपके पास ये टेप की है, ये रेडी क्यू है प्रोसेसर के लिए, ये है मैग्नेटिक टेप के लिए, ये है डिस्क के लिए, ये आपके मॉनिटर के लिए। तो सबकी अपनी अपनी क्यूज हैं जो ये बताती हैं कि उस क्यू में पहला वाला प्रोसेस कौन सा है, आखिरी प्रोसेस कौन सा है। और ये लिस्ट क्या स्टोर करती हैं? डिफरेंट पीसीबीज के लिंक। तो इसके बाद ये वाला पीसीबी है, इसके बाद ये वाला पीसीबी है, एंड सो ऑन। सो दैट इज हाउ योर क्यूज आर मेंटेन्ड, ठीक है। शेड्यूलिंग क्यूज में भी हमारे पास जॉब क्यू होती है जो अभी तक प्रोसेस को असाइन ही नहीं हुई है। जब असाइन हो जाती है तो वो रेडी क्यू में चली जाती है कि भाई अब ठीक है, दिस इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। ऐसे ही हर इनपुट आउटपुट डिवाइस की अपनी क्यू होती है। सो ये जो है दिस इज क्यूइंग डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। सो ये शो कर रहा है कि भाई जब कोई प्रोसेस हमारे पास आ गया एग्जीक्यूट होने के लिए तो वो रेडी क्यू में है। यहाँ से वो सीपीयू के पास जाएगा। अब सीपीयू से वो बाहर इन रीजंस की वजह से आ सकता है। या तो उसको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट चाहिए, मतलब वो यूजर से इनपुट लेना चाहता है, तो वो रिक्वेस्ट आई इनपुट आउटपुट की, फिर उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की क्यू में वेट करना पड़ेगा। जब इनपुट आउटपुट हो जाएगा तो वो वापस रेडी क्यू में आ जाएगा। अगर हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं जहां पर एक जॉब को कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर नेक्स्ट जॉब पे स्विच कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे स्विच कर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया तो वो वापस रेडी क्यू में चला जाएगा। या फिर उसने फंक्शन के अंदर से फंक्शन को कॉल कर लिया, मतलब आपने मेन फंक्शन बनाया, सी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बना रहे हो और वहां से आपने किसी और फंक्शन को कॉल किया। तो अब जब दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे तो खुद वो रुक जाएगा, वो फंक्शन जो है चाइल्ड वो एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस आपका प्रोग्राम रेडी क्यू में आ जाएगा। देन वेट फॉर एन इंटरप्ट, अगर कोई इंटरप्ट आता है तो वो इंटरप्ट जब सॉल्व होगा उसके बाद वो फिर से रेडी क्यू में चला जाएगा। सो दिस इज द क्यू डायग्राम जहां पर वो आपका वेट कर रहा है टू बी एग्जीक्यूटेड। अब आती है इसके बाद टर्म शेड्यूलर्स। शेड्यूलर्स हमारे पास जो है वो मेजरली दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। सो कौन सी जॉब एग्जीक्यूट होनी है वो कौन करता है? शेड्यूलर। सो अ प्रोसेस माइग्रेट्स अमंग द वेरियस शेड्यूलिंग क्यूज थ्रूआउट इट्स लाइफ टाइम। The operating system must select for scheduling purposes processes from these queues in some fashion. इस सिलेक्शन को शेड्यूलिंग कहते हैं और जो करता है इस सिलेक्शन को उसे शेड्यूलर कहते हैं। अब जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, ठीक है, जैसे हम जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं, सो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और जॉब शेड्यूलर का काम क्या है? सिलेक्ट प्रोसेसेस फ्रॉम दिस पूल एंड लोड्स देम इनटू द मेमोरी। तो जो भी जॉब्स हमारी सबमिट हुई हैं एग्जीक्यूट होने के लिए जो हार्ड डिस्क पे पड़ी हैं, उसमें से वो सिलेक्ट करके उनको रैम में लेके आएगा। फिर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जैसे सीपीयू शेड्यूलर कहते हैं, वो जो रैम में जॉब्स आई हैं उनमें से सिलेक्ट करता है और उसे सीपीयू को असाइन करता है, ठीक है। सो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो क्या कंट्रोल कर रहा है? इट इज कंट्रोलिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, क्योंकि जितने रैम में आएंगे उतने ही तो एग्जीक्यूट हो पाएंगे। अगर वो रैम में आए ही नहीं तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकते।
तो जो रैम में है वही तो एग्जीक्यूट हो सकता है. सो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, दैट हाउ मेनी प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम, दैट डिपेंड्स ऑन योर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. सो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज द वन विच डिसाइड्स कि मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या होगा. इसमें एक बहुत अच्छा मिक्स बनाया जाता है इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस का एंड सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस का. क्योंकि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज्यादा इनपुट आउटपुट चाहिए, कुछ ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग चाहिए. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मिक्सचर बनाता है कि भाई जब तक एक जॉब इनपुट आउटपुट करिए तब तक दूसरी सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, ताकि आपका सीपीयू कम से कम टाइम के लिए खाली बैठे. ठीक है. ऐसा देखो, अगर सारी इनपुट आउटपुट हो गई तो क्या होगा, सारी की सारी जॉब्स इनपुट आउटपुट क्यू में वेट करती रह जाएंगी, प्रोसेस खाली रहेगा, प्रोसेसर खाली बैठेगा, है ना. और अगर सारी ही सीपीयू बाउंड होंगी तो सारी रेडी क्यू में ही वेट करती रह जाएंगी और प्रोसेसर सारा टाइम बिजी होगा. सो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर मिक्स, ताकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सके. ठीक है. Then we also have some operating systems such as time sharing operating system may introduce an additional intermediate level of scheduling, जिसे medium term scheduler कहते हैं. So medium term scheduler का काम क्या है, सिर्फ swap and swap out करना इन केस ऑफ टाइम शेयरिंग. सो उसमें कोई इंटरप्ट वगैरह नहीं है. ठीक है. सो वो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, सीपीयू से स्वैप आउट करेगा पार्शली एग्जीक्यूटेड प्रोसेस को और फिर वापस उसको रेडी क्यू में भेज देगा, क्योंकि उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हुआ. ठीक है. इस स्विचिंग को हम कंटेक्स्ट स्विच कहते हैं, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि आपके पीसीबीज जो है वो चेंज होते हैं जब कंटेक्स्ट स्विच होता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम हियर. अब आता है आपके पास प्रोसेसेस के ऊपर, ऑपरेशंस ऑन द प्रोसेसेस. ऑपरेशंस ऑन द प्रोसेसेस क्या होगा, सबसे पहले प्रोसेस क्रिएट होगा. ठीक है. प्रोसेस क्रिएट होता है, प्रोसेस क्रिएट होने के बाद आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है. सो ये सब आपको बुक में से नहीं पढ़ना है, ये जो सब लिखा हुआ है, दिस मच यू डोंट हैव टू गेट इनटू. ठीक है. सो प्रोसेस क्रिएट होता है, प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है और फिर प्रोसेस टर्मिनेट होता है. सो दीज ऑल फंक्शंस एंड डिटेल्स आर नॉट टू बी स्टडीड. जो मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ उतना ही आपको करना है. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर आप पढ़ सकते हो, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. तो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, हो सकता है कि एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम को कुछ डेटा भेजना हो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग. जैसे कि मैंने वर्ड में कुछ लिखा, उसको कॉपी किया और मैंने उसको जाके पावर पॉइंट में पेस्ट कर दिया, है ना, दैट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग. Computation speed up. If we want a particular task to run faster, we must break it into sub tasks. उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको पैरेलली एग्जीक्यूट करा सकते हैं. मॉड्यूलैरिटी होनी चाहिए कि आपका एक प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो ताकि वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर सके. कन्वीनियंस होनी चाहिए ताकि आपस में इंटरेक्शन हो सके. ठीक है. सो अब इसके बाद जो आपको मेन चीज पढ़नी है वो है हमारी प्रोसेस शेड्यूलिंग. ये जो कोड्स हैं ये नहीं करने हैं जो यहाँ लिखे हैं, जब करने होंगे आई टेल यू कि आपको कौन से कोड्स करने हैं. ठीक है. मेजर यूनिवर्सिटीज में नहीं करने होते हैं, बहुत रेयर होगा कहीं पर कराएंगे तो. बट जब आप बैचलर्स कोर्स कर रहे होते हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीसीए हो, चाहे वो इवन बीटेक हो, ठीक है, वी ओनली गो फॉर द बेसिक्स ऑफ द कंसेप्ट, कि ये कंसेप्ट का मतलब क्या है. ठीक है. दीज कोड्स यू डोंट हैव टू डू. सो ये तो था अबाउट द प्रोसेसेस. तो हमने अभी देखा कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस स्टेट क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग एंड ऑल क्या होता है. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. ठीक है. हमने ये तो देख लिया कि प्रोसेसेस को शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, बट वो प्रोसेस शेड्यूलिंग होती कैसे है. उसमें वी हैव डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ठीक है. राउंड रॉबिन हो गया. सो वी हैव नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. सो अब हम डिस्कस करेंगे उन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को. ठीक है. सो यहाँ से आपको सिर्फ प्रोसेस के बारे में जो नॉलेज थी, जो प्रोसेस टर्म हम यूज करते हैं उसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, उसके बारे में क्या क्या बता सकते हो, बस उतना ही करना है. ठीक है. सो फोर्क वर्ड को याद रखोगे. फोर्क का मतलब होता है क्रिएट करना, किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड फोकिंग. ठीक है. और वेट का मतलब है आप वेट कर रहे हो किसी क्यू में, एंड देन वी हैव टर्मिनेट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट यूजिंग processes in process management. So this was basically process management in operating system. I hope आपको ये concepts अच्छे से समझ आ गए हैं. Next we will be doing scheduling algorithms.